हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th के लिए है ना स्टार्टिंग चैप्टर जो था जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने फिजियोलॉजी को देखा था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की ओर चलेंगे, जैव विविधता की ओर चलेंगे, है ना। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज। तो इसमें क्या है कि जैव विविधता, सबसे पहले आप इस शब्द को देखें, जैव विविधता, है ना। तो जैव विविधता का मतलब जैव मतलब जीवित, है ना, और विविधता का मतलब उसमें पाए जाने वाले वेरिएशंस। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत तरह के पौधे और बहुत तरह के क्या जंतु है, इसके अलावा बहुत तरह के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो सभी को अगर आप देखें तो सभी जो है वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो इनका अलग अलग रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो सबसे पहला जैव जो है, जीवित क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि लिविंग हम लोग किसे कहते हैं, जीवित किसे कहते हैं। तो लिविंग किसे कहा जाता है, जीवित किसे कहा जाता है, यह तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पर हम उसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो क्या है, तो जीवित है। ठीक है। तो जीवित होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो भी जो भी केमिकल सबस्टांस है वह क्या करे, वृद्धि करे, उसकी लंबाई चौड़ाई आकार में क्या हो, परिवर्तन हो। दूसरा, वो प्रजनन की शक्ति को रखता हो, अपने जैसे नए जीवों का वो क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो हम लोग उसे किस में रखेंगे, जीवित में रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कर सके। उपापचयी क्रियाओं क्या है तो हमारे शरीर के अंदर, अगर पूरे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है ना, उत्सर्जन की क्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ तक कि जब पाचन हो जाता है तो पचे हुए जो पदार्थ है, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े कि पचे हुए जो पदार्थ है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है ना, ये सब क्या होते हैं, तो ये पचे हुए पदार्थ वापस क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और कोशिका के अंदर फिर इनका ब्रेकडाउन होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन के उपरांत उससे ऊर्जा निकलती है। तो शरीर के अंदर शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी सारी क्रियाएं होती है वो संयुक्त रूप से उपापचय कहलाता है ना। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, बहिष्करण जो भी है सभी जो है वो उपापचयी क्रिया के अंतर्गत आएगी। दूसरा चीज है जीवित, हम उसे ही कह सकते हैं जो संवेदना के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता हो। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। जीवित के लिए सारा कैरेक्टर को माइनस कर दीजिए, है ना, सिर्फ वो संवेदना प्रकट करे तो हम लोग उसे जीवित कहेंगे, है ना। तो संवेदना का अर्थ हुआ कि हम बोल रहे हैं तो आवाज के अनुसार से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है ना, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थिंकिंग है, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी तरह के बाह्य उद्दीपन के प्रति। तो जैसे प्रकाश हो गया हमारा बाह्य उद्दीपन, है ना, क्या हो गया, आवाज हो गया, तापमान हो गया, है ना, हमें सर्दी गर्मी का जो एहसास है वो सब जो है संवेदना के प्रति अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने देखा कि जीवित किसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे, है ना। तो ये हमारा जीवित का परिभाषा था। अब हम लोग थे कहा, जैव विविधता में, उसी में एक वर्ड निकला जैविक, जीवित निकला, और उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। तो हमारे पास जो जीवित है, पौधे को फ्लोरा के नाम से बन, जितने सारे वनस्पति आसपास है सभी वनस्पति को क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। और जितने जंतु होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यह जो जैव विविधता है, हम देख लिए कि हमारे आसपास जो है हजारों लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही माने कि पृथ्वी पर जो ज्ञात जंतुओं की संख्या है, जीवों की संख्या जो है वो लगभग 1.8 मिलियन के आसपास है ना। तो उतना विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का मिलना, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है ना। पेड़ पौधा में भी कितना प्रकार का, आम है, कटहल है, नीम है ना, और भी हमारे बैगन है, परवल है। तो इस तरह के ढेर सारे पौधे हमारे आसपास, कुछ क्लाइंबर है, कुछ क्रीपर है, कुछ मजबूत तना वाले हैं, है ना। जंतुओं में भी विविधता है, कोई अंडा देने वाला है, कहीं जंतु की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब ये जो जैव विविधता हम लोग आसपास देखते हैं, हमारे आसपास पृथ्वी पर जो विभिन्न तरह के जीव है, उसके अंदर हम लोग पहुंच करके अध्ययन अगर करते हैं तो जैव विविधता को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता में क्या है कि अगर एक जाति है तो उस जाति के अंदर भी विविधता पाई जाती है। जैसे मनुष्य के ही आप देखें, है ना, नेपाल के अलग, चाइना के अलग, अमेरिका के आदमी, हम अफ्रीका के आदमी, सबका चेहरा आपके सामने घूम रहा है और वो सब लग रहा है एक दूसरे से क्या है, अलग है। उसी तरह से और भी, जैसे राइस के पौधे को आप देख रहे हैं तो चावल का जो पौधा है उसमें
कई तरह के चावल हम लोगों ने खाया है ना। तो चावल इतना ही जान ले कि भारत में अकेले जो है 50,000 चावल की प्रजाति है। इतना ज्यादा जैव विविधता एक जाति के अंदर है ना। आम की है तो लगभग 1,000 प्रजाति जो है आम की हमारे यहाँ पाई जाती है। तो इतना ज्यादा विविधता, यह जो है एक जाति के अंदर विविधता का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब स्पीसीज विविधता है, तो जातीय स्तर पर अगर हम लोग विविधता का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमारा भारत, तो भारत में कितने प्रकार की जाति मिलती है, तो स्पीसीज विविधता इसको कहेंगे। अमेरिका है, अमेरिका में कितने प्रकार की जाति पाई जाती है, आदमी का, जानवर का, पौधे का, गति का, किस तरह का विविधता पाया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, स्पीसीज विविधता कहलाएगा। अब पारिस्थितिक विविधता एक होती है। पारिस्थितिक विविधता में क्या है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे दलदल में जो जीव पाया जाएगा वो हमारे जमीन पर नहीं पाया जाएगा, जो जमीन में पाया जाएगा वो समुद्र में नहीं पाया जाएगा, जो झील में रह रहा है वो समुद्र में नहीं रह सकता है ना। तो ये लैंडस्केप पर विविधता को दिखाता है पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। तो कुल हमारा इतना तरह का विविधता हम लोगों ने देखा, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से होते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ लिस्ट दिए हैं विश्व स्तर पर जीव जंतुओं का। जैसे पौधे की कितनी जातियां हैं, तो लगभग 2,70,000 जातियां जो है पौधे की पाई जाती है पूरे विश्व स्तर पर। शैवाल है ना, हरा हरा काई जो हम लोग देखते हैं, वो शैवाल जो है वो 40,000 प्रकार का होता है। शैवाल की 3 प्रजाति होती है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो हरा शैवाल है, भूरा शैवाल है ना, और लाल शैवाल है। तो उसी तरह से 40,000 इसकी है। फफूंद है ना, कवक जिसको हम लोग कहते हैं, तो लगभग 72,000 इसकी प्रजातियां होती है पूरे विश्व में। जीवाणु को देखें तो लगभग 4,000 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विषाणु लगभग 1,500 प्रकार के विषाणु होते हैं। मोलस्का जो है 70,000 प्रकार का मोलस्का, शंख है आपका, घोंगा जिसको कहते हैं, उसी तरह से उसकी 70,000 प्रजातियां हैं। स्तनधारी को अगर देखें है ना, तो स्तनधारी लगभग 4,650 वैश्विक स्तर पर पाए जाते हैं। पक्षियों की संख्या के देखें है ना, 9,700 के आसपास। इसी तरह से सरीसृप की संख्या को देखें तो 7,150 के आसपास है ना। मछली की संख्या देखें 26,960 के आसपास है। उभयचर को देखें 4,780 के आसपास है। कीटों की संख्या जो ज्ञात है वो लगभग 1,00,000 के आसपास कीट ज्ञात है, और बहुत सारे कीट की जानकारी हमें नहीं है, और बहुत सारे कीट तो ऐसे हमारे खोज से पहले ही वो क्या हो गए, तो गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पर कुछ चार्ट दिए जिससे कि आपके दिमाग में एक खाका खिंचा रहा है कि हमारे आसपास पूरे विश्व से संसार में कितना तरह का जीव जंतु हो सकता है ना। अब क्या है, जैव विविधता का महत्व हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, ढेर सारी जाति है, पारिस्थितिक तंत्र ढेर सारी जाति है। और अब हमको पढ़ना क्या है, जैव विविधता का महत्व। तो पृथ्वी पर इतना तरह का जीव जंतु है, क्यों जरूरी है भाई? सिर्फ आदमी रहता तो काम नहीं चल जाता, आदमी रहता और पौधा रहता है ना, आदमी को ऑक्सीजन मिल जाता, पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता, तो पृथ्वी पर जीवन अच्छा से चलते रहता। दूसरे जीवों की क्या आवश्यकता है ना। तो जैव विविधता माने पृथ्वी पर विभिन्न तरह से जीवों के अलग अलग रूपों में पाया जाना अति आवश्यक है। अगर जैव विविधता में कमी आएगी तो पृथ्वी पर जो पहले से मौजूद जीव है, पुराने जीव, उनकी संख्या में कमी आने लगेगी। मतलब कह सकते हैं कि एक जीव जो होते हैं दूसरे पर आश्रित होते हैं, चाहे डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में, है ना। जैसे बाघ है, अगर पृथ्वी पर से घास को गायब कर दिया जाए तो बाघ गायब हो जाएंगे। ये क्या बात हुआ कि घास के गायब होने से बाघ कैसे गायब हो जाएगा, है ना। टाइगर कैसे गायब हो जाएगा? इसलिए गायब हो जाएगा कि इन घासों को खाता कौन है, तो शाकाहारी जंतु। और उन जैसे हिरन हो गया और भी दूसरे शाकाहारी जंतु है, तो उन शाकाहारी जंतुओं का शिकार कौन करता है? बाघ करता है ना। तो अगर बाघ को गायब कर दिया जाए तो ये जंतु क्या हो जाएंगे? पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे। बाघ को नहीं, घास को सिर्फ गायब किए तो हिरन गायब हो जाएगा, हिरन गायब होगा तो बाघ गायब हो जाएगा, क्योंकि भोजन की कमी हो जाएगी। तो उसी तरह से एक चार्ट लिए है कि घास है, ग्रास ऊपर है, मेढक है, सांप है ना, सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, आश्रित है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर एक गायब होगा तो दूसरे के भी गायब होने की संभावना बरकरार हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी पर सभी तरह के जीवों का होना आवश्यक है, तभी हमारा पारिस्थितिक तंत्र, ये जो वातावरण हम लोग देख पा रहे हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र है, और इनके संतुलन के लिए सभी जीवों का पृथ्वी पर होना अति आवश्यक है। जैव विविधता जितना ज्यादा होगा वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ज्यादा संतुलित होगा, है ना। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या? हम और वातावरण में जो भी चीज अवयव है उस सभी को मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारी जैव विविधता जो है
अपने सामान्य स्तर पर नहीं है ना, उसकी संख्या में कमी हो रही है। बहुत सारे जीव कहते हैं गायब हो गया है ना, थाइलेशियन टाइगर है, और भी बहुत सारा है, डोडो पक्षी था, मॉरिशस में पाया जाता था, और भी बहुत सारे हमारे जीव जंतु हैं जो क्या हो गए, गायब हो गए। तो गायब हो रही है, तो सरकार ने एक संस्था है IUCN है ना, CITES, इस तरह की संस्थाएं बनी है जिसका चर्चा आगे होगा। ये संस्थाएं क्या करती है, इन्होंने एक किताब बनाया है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें उन जीवों की पूरा कलेक्शन लिस्ट है जो पृथ्वी पर जिनकी संख्या या तो कम हो रही है या वो गायब हो गए हैं, या अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो उस तरह के जीवों का एक किताब है, संग्रह है, उसी किताब को रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि आखिर आप बताइए कि जैव विविधता, पृथ्वी पर जो जीव जंतुओं की संख्या है वो आखिर कम क्यों हो रही है, गायब क्यों हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके आवास की क्षति की है ना। जंगल की संख्या को देखे तो जंगल पहले की तुलना में लगातार जंगल क्या होते जा रहा है, घटता जा रहा है। तो उनका आवास खत्म हो रहा है, आवास खत्म होगा तो भोजन की कमी होगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो अंत में गायब हो जाएंगे। हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया है और इस वजह से पारिस्थितिक तंत्र जो हो गया है वह असंतुलित हो गया है, जिसका प्रभाव जो है उन जीवों पर पड़ा है और वो गायब हो रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई जीव रहता है जो घास को खाता है। अब उस घास, जैसे मान लेते हैं खरगोश, यहाँ छोटा सा क्षेत्र में घास लगा दिए। अब इसमें पहले खरगोश रह रहा था, आराम से उसका पेट भर जा रहा था। अब एक हिरन को यहाँ ला के रख दिए, तो हिरन तो सारा घास को एक ही दिन में खा जाएगा, है ना। तो अब भोजन की स्कार्सिटी के वजह से हमारा खरगोश जो है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। यानी कि विदेशी जाति जो कि उससे अधिक शक्तिशाली है, उसका अगर आक्रमण होगा तो वहां की पहले से जो मौजूद जाति है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि अगर एक गायब हुआ तो दूसरा जंतु भी गायब हो जाता है, सह विलुप्तता लिखे हैं। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे पर क्या थे, आश्रित के थे, और आश्रित होने के वजह से एक अगर गायब हुआ तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लोग क्या किए, ग्रास कुपर को गायब कर दिए, तो अब मेढक को भोजन की कमी होगी तो मेढक गायब होगा, और मेढक गायब होगा तो सांप भी, है ना, इस पे गायब हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सह विलुप्तता होती है। एक जीव अगर गायब होता है तो उस पर संबंधित जीव जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये कारण है जैव विविधता की हानि का। ठीक है, अब देखें कि हमें क्या चाहिए। हम लोग नागरिक हैं, भारत के जागरूक नागरिक है ना। तो अगर जागरूक है तो हमें क्या करना है, या सरकार क्या करेगी, तो जैव विविधता के संरक्षण की व्यवस्था करेगी। तो दो तरह से हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में मान लेते हैं एक जंगल हमारे आसपास है, उस जंगल में जो जीव रह रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, उस जंगल को ही कंजर्व कर देंगे, वहां कोई नहीं जाएगा, शिकार नहीं करेगा, तो वहां पर रहने वाले जीव जो है वो संरक्षित हो जाएंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं इसको, स्वस्थानीय संरक्षण। जिस जगह पर जीव मिल रहे थे वहीं पर हम लोगों ने उसका संरक्षण कर दिया। लेकिन मान लेते हैं अब यहाँ के क्षेत्र में है, हम लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र में, है ना, तो इस क्षेत्र में क्या आ जाए, एक हिरन आ जाए। अब यहाँ तो जंगल है नहीं, तो हिरन को तो हम रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको पकड़ करके पहुंचा देंगे कहाँ, बगल में पटना है ना, तो वहां के चिड़ियाघर में इसको छोड़ देंगे। तो वहां के चिड़ियाघर में जो पहुंचाए तो वो क्या हो गया, बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। यहाँ मिला था, यहाँ से उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कहाँ भेज दिए, तो वहां के चिड़ियाघर में भेज दिए। तो वो हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण है। इनके संरक्षण के लिए हम लोग कई जगहों का निर्माण करते हैं, जो नेशनल पार्क है ना, और क्या है, बोटेनिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, बायोस्फीयर है। इन सारे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना आज पढ़ा किसके बारे में, जैव विविधता के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किसके लिए आएगा, वर्गीकरण के लिए आएगा। किस तरह से जीवों को हम लोग वर्गीकृत करेंगे। हमारे पास 1.8 मिलियन जाति है और सभी के बारे में हम लोग मोटा मोटी आंकड़ा पाना चाहते हैं, है ना, कि कौन जीव कैसा होता है, समुद्र में रहता है तो समुद्र में उसके गुण क्या होते हैं। तो हम लोग हर जगह तो जा नहीं सकेंगे, तो वहां पर न जाने के वजह से हम लोगों को एक खाका दे दिया जाएगा कि हम लोग मोटा मोटी सारे जीवों के बारे में जान ले। तो वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें।